नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म से पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन में एक कम्युनिटी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म नेचुरल कंडीशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनकी सभी वाइटल प्रोसेस जैसे कि ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन के लिए इंडिविजुअल के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। और ये इंटरेक्शन सेम स्पीसीज़ में भी हो सकता है और बिटवीन स्पीसीज़ में भी हो सकता है। यदि ये इंटरेक्शन सेम स्पीसीज़ में होता है तो हम इसे इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं, और यदि ये बिटवीन स्पीसीज़ में होता है तब हम इसे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। एक इकोसिस्टम में एक पॉपुलेशन या कम्युनिटी में इंटर व इंट्रा रिलेशनशिप को बायोलॉजिकल इंटरेक्शन कहते हैं। ये बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल इंटरेक्शन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटरेक्शन कहलाते हैं, और जो हार्मफुल इंटरेक्शन होते हैं वो नेगेटिव इंटरेक्शन कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन में इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन एक दूसरे की हेल्प करती हैं, और ये हेल्प फूड, शेल्टर, सबस्ट्रेट या ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी हो सकती है। पॉजिटिव इंटरेक्शन कंटिन्यूअस, ट्रांजिटरी, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव टाइप के होते हैं। वैसे तो पॉजिटिव इंटरेक्शन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड प्रोटोकॉर्पोरेशन। तो इससे पहले हम म्यूचुअलिज्म के बारे में तो पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ते हैं कमेंसलिज्म के बारे में। कमेंसलिज्म दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई हार्म नहीं होता है, यानी कि ना तो उसे कोई बेनिफिट होता है और ना ही उसके लिए वो हार्मफुल होता है। इसमें जो कमेंसल स्पीसीज होती है वो होस्ट स्पीसीज से बेनिफिट के रूप में लोकोमोशन, शेल्टर, फूड, सपोर्ट प्राप्त करती है, जबकि इसमें होस्ट जो स्पीसीज होती है ना तो उसे कोई बेनिफिट होता है और ना ही उसे कोई हार्म पहुंचता है। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सी एनीमोन के टेंटिकल्स में दंश कोशिकाएं या निमेटोसाइट्स पाई जाती हैं, अतः मछलियां इनसे दूर रहती हैं। परंतु क्लॉनफिश नामक एक छोटी मछली इन एनीमोन्स के टेंटिकल्स के बीच में सफलतापूर्वक रहती है और इसे एनीमोन्स के टेंटिकल से सुरक्षा प्राप्त होती है। आवश्यकता पड़ने पर यह मछली बाहर निकलती है और खतरे के समय पुनः इसमें लौट आती है। वेल्स के शरीर पर बार्नेकल्स चिपके पाए जाते हैं, इनसे वेल्स को कोई हानि नहीं होती है। हार्मिट क्रैब स्नेल्स के खाली कवच में घुसकर रहता है। ऐसे कवचों पर एडेम्सिया नामक सिलेंट्रेट के जीव भी चिपके रहते हैं और केकड़े के चलायमान होने का लाभ एडेम्सिया को भी मिलता है। मैना या बगुले, जिसे हम कैटलिगर्ड्स भी कहते हैं, जैसे कुछ पक्षी चरते पशुओं के पीछे चलते हैं। इनके पाँव से विचलित हुए कीट पतंगे जब उड़ते हैं तो ये उन्हें शिकार बना लेते हैं। बंदरों के खाने के स्थान के नीचे हिरण पोषण करते हैं। बंदरों से टूटे फल व पत्तियों का लाभ भी इन्हें मिल जाता है। मानव के आंत्र के निचले भाग में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया सहभोजी के रूप में पाया जाता है। यह आधारी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। उपरोक्त प्रकार के संबंधों में दोनों जातियों के जंतु सतत संपर्क में रहते हैं। इनसे लाभ उठाने वाली जाति दूसरे के शरीर में पाई जाती है, अतः ऐसी सहभोजिता या कमेंसलिज्म एंडोकमेंसलिज्म कहलाती है। जब लाभ उठाने वाले जंतु बाहर पाए जाए तो इसे एक्टोकमेंसलिज्म कहते हैं।
एक अन्य प्रकार का कमेंसलिज्म इंक्विलिज्म भी होता है, जिसमें जंतु एक दूसरे के बिल या घोंसले में भागीदारी करते हैं। इंक्विलिज्म का यदि हम उदाहरण लें तो स्टेफानी लीड बीटल्स दीमकों के बिल में पाया जाता है तथा यहाँ मृत दीमक व अन्य मलबे पर जीवन यापन करता है। दूसरा उदाहरण यदि हम लें तो पॉलिनॉक्स कीटोप्टेरस के बिल में रहता है। एक केकड़ा स्केलोप्लेक्स श्रिम्प के बिल में रहता है। कमेंसलिज्म का अन्य उदाहरण यदि हम लें चूसक मछली या इकाइनीज या रेमोरा और शक्कर फिश का प्रथम पृष्ठ पंख एक शक्कर डिस्क के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसकी सहायता से यह शार्क मछलियों या कछुओं पर चिपक जाती हैं। शार्क या कछुओं को इससे कोई हानि नहीं होती है, परंतु रेमोरा को इनके शिकार से बचे खुचे टुकड़े मिल जाते हैं तथा भिन्न स्थानों तक यह पहुंच जाती है। अगला उदाहरण यदि हम लें तो पियर्सबर्ड नामक मछली सी ककम्बर के क्लोएका में रहती है। ये उदाहरण भी एक कमेंसलिज्म का पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो ओपेलाइना नामक प्रोटोजोआ का जंतु मेंढकों के आंत्र में सहभोजी के रूप में रहता है। इस प्रकार लाभ उठाने वाला ओपेलाइना कमेंसिल तथा मेंढक होस्ट या सबस्ट्रेट ऑर्गेनिज्म कहलाता है। मेंढक को ओपेलाइना से कोई हानि नहीं होती है। जिस प्रकार दूसरे जीवों के ऊपर चिपक कर रहने वाले जीव एपिजोन कहलाते हैं, उसी प्रकार दूसरे के ऊपर उगने वाली वनस्पतियां एपिफाइट कहलाती हैं। स्लोथ नामक जंतु के बालों पर हरी शैवाल एपिफाइट्स के रूप में पाई जाती है। ऑर्किड नामक पादप बड़े वृक्षों पर ही पनपते हैं। यह परजीवी नहीं होते हैं। जीवन के लिए आवश्यक जल यह अपनी जड़ों से विशिष्ट आर्द्रता ग्राह्य ऊतक वेलोमेन से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कमेंसलिज्म यह अंतर्जातीय संबंध में भाग लेने वाली दो जातियों के सदस्यों में एक को तो लाभ होता है, परंतु दूसरे को कोई लाभ नहीं होता है, ना ही उसे कोई हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार की सहभोजिता जंतु परस्पर सतत संपर्क में रहते हुए अर्थात कमेंसलिज्म विद कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट प्रदर्शित कर सकते हैं अथवा असतत संपर्क के साथ भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कमेंसलिज्म भी एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन में पॉजिटिव इंटरेक्शन में आता है। धन्यवाद।